नमस्कार। हमने लास्ट टाइम पर एक ये टॉपिक पढ़ा था विलयन में सांद्रता और सांद्रता की इकाइयां क्या होती है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम द्विअंगी विलयन होता है। और द्विअंगी विलयन जिसके अंदर दो घटक विलयन का निर्माण करते हैं, विलेय और विलायक दो ही रहते हैं, तो उसको हम लोग द्विअंगी विलयन कहते हैं। द्विअंगी विलयन में जैसे अगर हम लोग द्रव विलयन देखते हैं तो गैस द्रव के अंदर विलय रहती है और द्रव के अंदर विलय हो या फिर ठोस जो रहता है वह द्रव के अंदर विलय हो, तो इस तरह से द्रव का द्विअंगी विलयन इस प्रकार का बनता है। अब इसके अंदर मुख्य जो परिभाषाएं अपने पास में आती है और एक टॉपिक निकल कर आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जिसको हम लोग हेनरी का नियम कहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वो किस तरह से इसकी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम लोग एक बार अच्छे से देख लेते हैं। गैस अगर द्रव में घुलनशील होती है तो गैस की एक निश्चित मात्रा के विलायक द्रव में घुलनशील मात्रा अगर गैस की रहती है तो उसको हम लोग गैस की द्रव में विलेयता कहते हैं। और गैस की द्रव में विलेयता, जिस तरह से हम लोगों ने विलेयता वाला वर्ड पढ़ा था, विलेयता का मतलब होता है निश्चित आयतन के विलायक के अंदर विलेय की मात्रा। विलायक की का आयतन निश्चित रहता है, उसके अंदर कितनी मात्रा में विलेय डिजोल्व रहता है उसको हम लोग विलेयता कहते हैं। उस विलेयता को गैस के लिए यहाँ पर रिप्लेस किया जाता है और वो किया जाता है अवशोषण गुणांक से। यदि निश्चित मात्रा के विलायक द्रव में निश्चित तापमान और निश्चित दाब पर विलय होने वाली गैस की जो मात्रा रहती है, यहाँ पर गैस की मात्रा, क्योंकि गैस यहाँ पर किसका काम कर रही है, विलय का काम कर रही है, तो गैस की मात्रा जो गुलती है विलायक द्रव के अंदर निश्चित मात्रा के, और वो भी एक mm मात्रा में अगर हम लोग द्रव लेते हैं तो उसके अंदर इसकी कितनी मात्रा खुलती है, एक निश्चित आयतन रहता है, उस आधार पर हम लोग इसको अवशोषण गुणांक के नाम से जानते हैं। अवशोषण गुणांक को डिफाइन हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि निश्चित तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है और 760 mmHg का दाब रहता है। इस प्रेशर के ऊपर, इस दाब के ऊपर विलय होने वाली गैस की मात्रा को हम लोग अवशोषण गुणांक कहते हैं। अवशोषण गुणांक एक विलेयता ही है, लेकिन वो गैस के संदर्भ में हम लोग उसको विलेयता का अवशोषण गुणांक नाम दिया जाता है। अब इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक रहता है कि गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से रहते हैं। तो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक है अपने पास में गैस की प्रकृति। जो दो कारक एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रहे हैं वो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो अगर गैस की प्रकृति को हम लोग देख लेते हैं तो गैस की प्रकृति ऐसी गैस है जो आसानी से द्रवित हो जाती है। आसानी से द्रवित होने वाली गैसें विलायक के अंदर आसानी से घुल सकती है, इसलिए द्रवित होने वाली गैसों के बारे में कहा जाता है कि ये गैसें आसानी से उसके अंदर ले रहती है। तो ये कौन कौन सी गैसें रहती है, जैसे CO2, SO2, NH3, ये जो गैसें हैं ये आसानी से द्रवित होने वाली गैस होती है, द्रव जल्दी से बन जाता है। कोई भी गैस द्रव में बदल सकती है। गैस अगर द्रव में बदले तो इसके लिए दो कंडीशन होती है, एक तो इसका तापमान हम लोग को कम करना पड़ता है, दूसरा होता है इसके ऊपर दाब लगाना पड़ता है, दाब इसका बढ़ाना पड़ता है। अगर हम लोग इसके अंदर दाब बढ़ाएंगे और तापमान को कम कर देंगे तो गैस द्रव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर इन गैसों के लिए अगर हम लोग निश्चित तापमान पर लगाए गए दाब की बात करें या निश्चित दाब पर किसी तापमान की बात करें तो ऐसी स्थिति में ये गैसें द्रव अवस्था में बदल जाती है। लेकिन NH3, SO2, SO3, CO2 ये गैसें जल्दी से मतलब जैसे कि NH3 रहता है 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में बदल सकती है। 33 डिग्री सेल्सियस जो रहता है रूम टेम्परेचर से भी हाई टेम्परेचर रहता है, तो इसका मतलब कि इसका द्रवीकरण सरल होता है। तो द्रवीकरण वाली गैसें जो रहती है आसानी से घुलनशील होती है विलायक के अंदर, उपयुक्त विलायक के अंदर। दूसरा कारक जो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करता है वो है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति किस प्रकार की है, अगर विलायक और द्रवित होने वाली या फिर उससे जुड़ने वाली जो गैस है उनके बीच में आपस में इंटरेक्शन होता है, दोनों आपस में एक तरह की बॉन्डिंग रखते हैं, दोनों अगर ध्रुवणता को दर्शाते हैं तो ध्रुवणता को अगर दर्शाने वाली गैस है ध्रुवित गैस है, जैसे कि NH3 है। ये NH3 ये ध्रुवित होने वाली गैस होती है क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन के ऊपर माइनस आवेश रहता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से। तो ये जो ध्रुवित अणु होता है, इस ध्रुवित अणु का वाटर के अंदर आसानी से विलयशीलता घुलनशीलता रहती है। कारण ये रहता है कि वाटर भी जो रहता है ध्रुवित पदार्थ होता है, ध्रुवित विलायक होता है। तो ध्रुवीय के अंदर आसानी से घुलनशील होते हैं।
समान प्रकृति के दो कारक एक दूसरे के अंदर आसानी से मिश्रणीय होते हैं, इसलिए यहाँ पर विलायक की प्रकृति अगर ध्रुवित है तो ध्रुवित गैस को वो आसानी से अपने अंदर डिसोल्व कर लेगा। उसी तरह से एक और फैक्टर होता है, वो होता है तापमान। कि तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? निश्चित आयतन के द्रव में विलय होने वाली गैस का यदि हम लोग इसके अंदर गैस अगर घुलनशील होती है तो इसका हम लोग अगर तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ाने पर इसके अंदर मिश्रणीय गैसें जो रहती है वो बाहर निकल जाती है। मतलब कहने का है कि ताप बढ़ाने से गैसों की द्रव में विलेयता घटती, क्योंकि ताप बढ़ाने से उसके अंदर जो जितने भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो गैसेस मॉलिक्यूल अपनी गतिज ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं और उस सरफेस से बाहर निकल जाते हैं, द्रव वाली सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। इसी का अगला जो क्रम रहता है, इसको प्रभावित करने वाला कारक रहता है, वो होता है दाब। तो दाब का जो कारक रहता है, दाब का मतलब होता है दाब लगाने से क्या होता है? तो दाब लगाने से किसी द्रव की गैस में विलेयता का मान बढ़ता है, दाब लगाने से घटता है, और दाब लगाने से गैसों की द्रव में विलेयता का मान बढ़ता है। इससे संबंधित हेनरी ने अपना एक नियम दिया है कि अगर हम लोग स्थिर ताप पर, हेनरी का नियम, इससे संबंधित हम लोग पढ़ लेते हैं और यहीं से एक क्वेश्चन भी आता है। यहाँ पर ये भी ध्यान देने की बात होती है कि इसके अंदर क्वेश्चनिंग किस तरह से होती है। तो अलग अलग बोर्ड में इसका पैटर्न अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन एमपी बोर्ड के अंदर इसका 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। वो 3 नंबर का क्वेश्चन यूं भी हो सकता है कि गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो हम लोगों को ये चारों कारक लिखने रहेंगे, तो इसको प्रभावित करने वाली वो बात लिखनी रहेगी कि अगर इसके बढ़ने से क्या होगा, ये गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ेगी या घटेगी। तो सिर्फ 3 नंबर में पूछते हैं, तो ये नॉर्मली हम लोगों को ये प्रभावित करने वाले कारकों के नाम और उसके बारे में लिखना है। फिर इसका दूसरा एक 3 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हेनरी का नियम क्या है और इसके सीमाएं और इसके अनुप्रयोग को लिखिए। तो एक अगला क्वेश्चन हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए ले रहे हैं कि हेनरी का नियम क्या है। हेनरी का नियम दाब से प्रभावित गैसों को की द्रव में विलेयता से संबंधित जो दाब का कारक है उसको समझाने वाला है कि गैसों की द्रव में विलेयता को अगर हम लोग एम माने तो ये एम समानुपातिक इसके ऊपर लगाए गए गैस के ही द्वारा लगाए गए दाब के समानुपातिक रहता है निश्चित मात्रा की विलायक के अंदर, और ये कंडीशन करती है कि ये स्थिर ताप पर रहे। ये वाली घटना स्थिर तापमान पर होती है। 2 अलग अलग गैसें अगर लेते हैं हम लोग, एक गैस का प्रेशर ज्यादा है, एक गैस के ऊपर प्रेशर कम है, तो अधिक प्रेशर वाली गैसें निश्चित आयतन के विलायक के अंदर अधिक मात्रा में डिसॉल्व रहेगी। कारण ये है क्योंकि उसके अंदर प्रेशर का मान जितना ज्यादा रहेगा तो वो उसके समानुपाती रहती है। अगर हम लोग इसको m, यहाँ पर m बराबर हो गई है कि विलेय गैस की मात्रा, और p बराबर इसके ऊपर इसका वाष्प दाब रहता है, गैस का वाष्प दाब। तो ये गैस का वाष्प दाब जो रहता है उसके ऊपर लगाए गए वाष्प दाब उसके समानुपाती रहता है। अगर हम लोग m इक्वल टू इसको लिखते हैं तो kp लिखना पड़ता है, और क्योंकि समानुपाती का चिन्ह हटा दे तो एक स्थिरांक लगाना पड़ता है। यहाँ पर k बराबर होता है हेनरी स्थिरांक। इसको हेनरी स्थिरांक के नाम से जानते हैं क्योंकि ये हेनरी ने इसको डिराइव किया था, इसलिए इसको हम लोग हेनरी स्थिरांक कहेंगे। यहाँ पर k इक्वल टू रहेगा m अपॉन p, m अपॉन p हेनरी स्थिरांक के लिए एक गणितीय व्यंजक रहता है। यहाँ पर अगर हम लोग हेनरी का मात्रक लिखे, हेनरी स्थिरांक का मात्रक, एक क्वेश्चन इसके बारे में भी कभी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कभी, हम लोग आगे नीट या आईआईटी के लिए एग्जाम्स देते हैं तो उसके लिए हेनरी स्थिरांक का मात्रक, हेनरी स्थिरांक का मात्रक यहाँ पर बनेगा, ये मात्रक बनेगा k इक्वल टू m पदार्थ की मात्रा का हम लोग ग्राम में ले सकते हैं, और p मतलब प्रेशर है, प्रेशर को हम लोग टोर में लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर mmHg में लिख सकते हैं, इसका मात्रक mmHg में लिख सकते हैं या टोर में लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये इसका मात्रक कहने का मतलब है कि ऊपर की ओर द्रव्यमान है, मात्रा है, और नीचे की ओर दाब है। तो ऊपर की ओर द्रव्यमान और नीचे की ओर दाब से रिलेटेड जो भी मात्रक आएंगे उस मात्रक को अपने को ध्यान में लगाकर इसको हेनरी स्थिरांक को लिखना है। तो एक बार थोड़ा सा हेनरी का नियम देख लेते हैं कि गैसों की द्रव में विलेयता से संबंधित हेनरी ने अपना एक नियम दिया है जिसके अनुसार गैसों की द्रव में विलय होने वाली मात्रा उस पर लगाए गए वाष्प दाब के समानुपाती होती है यदि तापमान स्थिर रहता है और विलायक का आयतन भी स्थिर रहता है निश्चित मात्रा के विलायक के अंदर। तो इसको हम लोग हेनरी स्थिरांक के रूप में इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। इसका अगला टॉपिक अपने पास रहता है कि हेनरी नियम
देने के बाद में भी इसके अंदर कुछ सीमाएं हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, ये हर प्रकार के विलयन के लिए लागू नहीं हो पाता। तो इसकी सीमाएं, हेनरी नियम की सीमाएं क्या रहती है? तो इसकी सीमाएं रहती है एक कि हेनरी का नियम तनु विलयनों के लिए लागू रहता है। तनु विलयन जो रहेंगे जिसके अंदर विलय की मात्रा कम होगी, विलय घुलनशील होने वाली गैस की मात्रा यदि कम रहती है तो उसके लिए ये लागू रहता है। तो तनु विलयन के लिए ये लागू रहता है। दूसरा इसका सीमाएं मतलब सांद्र विलयनों के लिए लागू नहीं हो पाता, इसलिए ये लिमिटेशन होगी कि तनु के लिए ही लागू है। तो सांद्र के लिए लागू नहीं होने की वजह से इसकी लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन रहती है कि गैस और जो दोनों जो घटक हैं गैस और विलायक, उनके बीच में आपस की कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होनी चाहिए। तो गैस और विलायक के मध्य अन्योन्य क्रिया नहीं होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए का मतलब होता है कि अगर दोनों आपस में क्रिया कर जाती, रिएक्शन कर जाती, जैसे कि हम लोग HCl ले लें या इस तरह की गैसें ले लेते हैं, ये वाली गैसें, तो ये वाली गैसें विलायक के साथ में आपस में क्रिया कर जाती है। तो क्रिया कर जाती है तो ऐसी स्थिति में हम लोग प्रेशर लगाते हैं तो जो गैस वहां पर उसके अंदर डिजोल्व होने वाली होती है वो उस तरह से अपना मान नहीं देती है जैसा कि हेनरी के नियम के अनुसार उसका मान मिल रहा था। तो गैसों की और इसके अंदर आपस में होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के ऊपर इसकी सीमाएं रहती है। तो एक पॉइंट इसका ये रहता है। अब इसका अगला पॉइंट रहता है अनुप्रयोग के बाद में कि हेनरी के नियम किस प्रकार के अनुप्रयोग में हम लोग इसको लाते हैं। तो हेनरी नियम के अनुप्रयोग, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी 3 नंबर में। हेनरी नियम के अनुप्रयोग, जिसका एक अनुप्रयोग होता है शीतल पेय पदार्थों की बोतलों को, शीतल पेय पदार्थ का मतलब होता है कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को ठंडा किया जाता है और उसको ऊपर से ढक्कन लगाया जाता है, प्रेशर किया जाता है। कारण ये रहता है कि उस शीतल जो पेय पदार्थ होता है, कार्बोनेटेड जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, उनके अंदर गैस डिजोल्व रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, HCl गैस उसके अंदर डिजोल्व रहती है। तो ये गैसें जब उसमें डिजोल्व है तो और अच्छी मात्रा में वो डिजोल्व रहे, इसके लिए उसका तापमान कम किया जाता है और उसके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है, क्योंकि प्रेशर लगाने से उसकी जो गैस रहेगी वो उसके अंदर अधिक मात्रा में विलय रहेगी। तो एक ये रहता है। दूसरा इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो एक होता है बेंट्स रोग के बारे में अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, समुद्री जो गोताखोर जो लोग होते हैं अपने ऊपर एक सिलेंडर लेकर वो अंदर की ओर जाते हैं, हम लोग अक्सर देखते हैं। तो गोताखोर लोग जब अंदर अगर वो सिलेंडर लेकर नहीं जाए, या सिलेंडर में क्या होता है ये हमारे लिए क्वेश्चन होता है, तो उसमें जो वायुमंडलीय कंटेन होता है, जैसे वायुमंडलीय कंटेन होता है नाइट्रोजन 78% वायुमंडल के अंदर नॉर्मली, और 21% वहां पर ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% रहता है। इस कंटेन को लेकर यदि गोताखोर अंदर की ओर जाता है तो जैसे जैसे वो समुद्र के अंदर जाता है उसके ऊपर प्रेशर डेवलप होने लगता है। प्रेशर की मात्रा नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है और ऊपर की ओर जाने पर घटती है। तो नीचे की ओर जब वो जाता है समुद्र के अंदर तो उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा लगने लगता है। ज्यादा प्रेशर लगने से ये गैसें जो कि नॉर्मली उसके शरीर में डिजोल्व नहीं होती है, लेकिन उसके ऊपर जब प्रेशर ज्यादा लगता है तो उसके फेफड़ों के द्वारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस से उसको अंदर की ओर ज्यादा मात्रा में उसके शरीर में फेफड़े के द्वारा ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर ली जाती है, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर ली जाती है। और नाइट्रोजन इनर्ट होती है। नॉर्मली श्वासोच्छ्वास के दौरान हम लोग देखते हैं तो नाइट्रोजन अंदर की ओर जाती जरूर है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होती फेफड़े के अंदर, नॉर्मल वातावरण के अंदर तो एब्जॉर्ब नहीं होती, वापस हम लोग उसको बाहर की ओर निकाल देते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में हम लोग नाइट्रोजन ही लेते हैं फेफड़े तक, लेकिन अंदर की ओर इनएक्टिव होने की वजह से बाहर की ओर निकाल दी जाती है। जितनी लेते हैं उतनी सब निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि उसके ऊपर प्रेशर लगने की वजह से वो नाइट्रोजन अपने फेफड़े से बाहर नहीं निकलती है और हमारे रक्त के अंदर डिजोल्व हो जाती है, ब्लड में डिजोल्व हो जाती है, क्योंकि हेनरी के नियम के अनुसार दाब बढ़ गया है तो उसकी विलय होने वाले पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब वो गैस नाइट्रोजन गैस उसके अंदर डिजोल्व हो जाती है ब्लड में, तो वहां तक कोई दिक्कत नहीं जब तक कि वो अंदर की ओर, क्योंकि वो डिजोल्व फॉर्म में होती है। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति बाहर की ओर आता है तो ये जो डिजोल्व नाइट्रोजन होती है उसकी रक्त कणिकाओं एकदम गैस फॉर्म में आ जाती है, अनडिजोल्व फॉर्म में आ जाती है, गैस में आ जाती है, और उसकी ब्लड कैपिलरी जो रहती है
उस ब्लड कैपिलरीज के अंदर बीच बीच में गैस का फॉर्म बना देती है, जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन जो रहता है वह जाम हो जाता है, रुक जाता है, जिसको हम लोग बेंट्स रोग कहते हैं। इसी का नाम होता है बेंट्स रोग। तो ये बेंट्स रोग जो रहता है पैदा हो जाता है अगर ये वायुमंडलीय कंटेंट लेकर जाएंगे। तो इस समस्या के निवारण के लिए जो गोताखोर लोग रहते हैं वो नाइट्रोजन का परसेंटेज कम कर देते हैं। वहां पर नाइट्रोजन का परसेंटेज अप्रोक्स 56% के लगभग नाइट्रोजन रहती है, और ऑक्सीजन उसके अंदर नॉर्मल से बढ़ाकर वहां पर 32% के लगभग ऑक्सीजन हो जाती है। और एक और जो गैस होती है हीलियम गैस, इस हीलियम गैस को इसके अंदर डाल दिया जाता है। हीलियम गैस इसके अंदर विलयन को थोड़ा कमतर करने का काम करती है, कह सकते हैं अपन तनु करने का काम करती है। तो हीलियम गैस जो रहती है उसको डाल देते हैं। ये 11% के लगभग हीलियम गैस को डाल दिया जाता है, 11 से 12% के बीच में। तो इस तरह से गैस का कंटेंट जो रहता है उस कंटेंट जो परसेंटेज रहता है उसमें चेंज करके हम लोग बेंट्स रोग से बच सकते हैं, क्योंकि हीलियम गैस के अणु छोटे रहते हैं और जैसे ये बाहर की ओर निकलेंगे तो ये वापस अपने परमाणु बम के अंदर बाहर निकल जाएंगे। तो बेंट्स रोग से बचने के लिए हम लोग नाइट्रोजन का परसेंटेज गिराते हैं या कम करते हैं। तो उसका हमें पता इस हेनरी के नियम से ही लगता है, इसलिए इसको हम लोग अनुप्रयोग के अंदर पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से एनोक्सिया रोग, इस रोग का उल्टा रोग हम लोग एनोक्सिया रोग कह सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हम लोग समुद्र के अंदर जा रहे थे तो प्रेशर बढ़ रहा था, और प्रेशर बढ़ने से जो गैसें नहीं घुल रही थी वो गैसें भी शरीर में घुलने लग गई थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एनोक्सिया रोग, एनोक्सिया जो रोग रहता है इस रोग के अंदर ये पर्वतारोहियों के लिए, कि पर्वतारोही जो रहते हैं, और ये है गोताखोर के लिए। पर्वतारोही ऊपर की ओर जाते हैं, उनके ऊपर भी हम लोग सिलेंडर देखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु दाब जो रहता है वह घटने लगता है। जब वायु दाब घटने लगता है तो हमारे ब्लड, हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन घुली हुई रहती है, जो ऑक्सीजन घुली हुई रहती है वह ऑक्सीजन हमारे ब्लड से बाहर की ओर निकलने लगती है, जिससे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर चढ़ते हैं, पर्वतों पर चढ़ते हैं, तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो उस रोग को हम लोग एनोक्सिया रोग कहते हैं। एनोक्सिया रोग कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की वहां पर एब्सेंस हो, कमी होती जा रही है, तो उसको हम लोग एनोक्सिया रोग कहते हैं। इस जैसे गर्मी के दिनों में बहुत सारी बार नकलोई चलना, नाक से ब्लड निकल जाना, वो इसी का एक तरह का इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ये एनोक्सिया रोग रहता है, इसको भी सही करने के लिए या फिर इस प्रेशर को सही करने के लिए हम लोग वहां पर गोताखोर जो जाते हैं वो मास्क ऊपर की ओर जो है एक अपना प्रेशर सेट करके जाते हैं। तो इस तरह से बेंट्स रोग और एनोक्सिया रोग ये इसके एक इम्प्लीमेंटेशन है। काफी 3 नंबर में क्वेश्चन इन इम्प्लीमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है। तो ये अपने इसके द्विअंगी विलयन में गैसों के द्रव में घुलनशील होने के लिए कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न है, इनके ऊपर बहुत अच्छे से अपने को ध्यान लगाना है। यहाँ पर एक बार और ध्यान लगा लेंगे कि अवशोषण गुणांक क्या होता है, हेनरी का नियम क्या होता है, और हेनरी के नियम की सीमाएं और उसके अनुप्रयोग, ये इंपोर्टेंट प्रश्न होते हैं। फिर होता है कि द्रव का द्रव में विलयन, एक द्रव दूसरे द्रव के अंदर मिश्रणीय हो सकता है, ये द्विअंगी विलयन का एक प्रकार का अगला एक और टॉपिक हो सकता है। वो किस तरह से घुलनशील हो सकते हैं, जैसे कि दोनों मिश्रणीय द्रव, अल्कोहल जल में घुलनशील है, दोनों मिश्रणीय है। अब अल्प मिश्रणीय जिसको अपन कह सकते हैं अपूर्ण मिश्रणीय, कुछ मात्रा में ही वो विलेय रहता है। बहुत सारे ऐसे दो सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट जो रहता है विलेय विलायक वो कम मात्रा में ही डिसोल्व कर पाता है, तो उसको हम लोग अपूर्ण मिश्रणीय कहते हैं। और अमिश्रणीय कि दो द्रव एक दूसरे के अंदर घुलते ही नहीं। जैसे कि यहाँ पर अगर ध्यान दे, दो नहीं घुलने वाले, तो कार्बनिक अगर पदार्थ है और वह जो रहता है अकार्बनिक पदार्थ के अंदर सामान्य तौर पर वह अघुलनशील रहता है। जैसे कि अगर हम लोग कहें कि कार्बनिक पदार्थ के अंदर अगर हम लोग बेंजीन कहते हैं, तो बेंजीन जो रहता है वह अकार्बनिक पदार्थ, जैसे वाटर है तो वाटर के साथ में अमिश्रणीय रहता है। कारण ये रहता है कि दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है। अगर कार्बनिक अकार्बनिक में मिश्रणीय होता है, जैसे कि अल्कोहल का और जल का उदाहरण दिया था, तो उसका एक ही कारण रहता है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही वो मिश्रणीय हो पाता है। इसी तरह से अपने पास में तीसरा एक ठोस द्रव में घुले, तो ठोस द्रव में घुल सकता है। बहुत सारे ठोस ऐसे रहते हैं जो द्रव के अंदर घुलनशील है, नमक है, शक्कर है, बहुत सारे पदार्थ होते हैं। लेकिन उसके लिए एक बात इंपॉर्टेंट होती है कि वो किस तरह से आपस में विलय होते हैं। तो ठोसों की द्रव में विलयता से ठोस द्रव में घुलते हैं। इसके लिए
दो ऊर्जाओं के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। एक तो होता है विलायकन ऊर्जा। विलायकन ऊर्जा का मतलब होता है कि किसी ठोस को द्रव में घोलने के लिए लगाई गई ऊर्जा या घोलने पर मुक्त हुई ऊर्जा, दोनों ऊर्जाओं को हम लोग विलायकन ऊर्जा कहते हैं। एक तो विलायकन ऊर्जा होती है और दूसरी होती है कि अगर पदार्थ आयनिक होता है तो उसके अंदर चालक ऊर्जा रहती है, क्रिस्टल ऊर्जा या चालक ऊर्जा जिसको अपन कहते हैं, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का मतलब जैसे कि अपने पास में NaCl, ये ठोस पदार्थ होता है, इसको अगर हमने वाटर में घोला है, H2O के अंदर इसको अपने डिसोल्व किया है, तो ये दो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड Na+ और Cl-। लेकिन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्वस, और यहाँ पर भी लिख रहे हैं हम लोग एक्वस। कहने का मतलब ये जो पूरा क्रिस्टल था, ये क्रिस्टल जल के साथ में दो आयन में टूट गया। तो अगर कोई सॉलिड क्रिस्टल दो आयनों में टूट जाता है तो आयंस बनते हैं। इस समय जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वह ऊर्जा जो रहती है वह कहलाती है चालक ऊर्जा, क्योंकि इस ऊर्जा के द्वारा ही ये दो भागों में टूट गया। तो मुक्त हुई ऊर्जा को हम लोग यहाँ पर चालक ऊर्जा कहते हैं। और विलायकन ऊर्जा का मतलब ये होता है कि विलायक, जैसे ये आयन बन गया तो ये आयन वाटर के साथ में बाइंडेड होता है, और वाटर के साथ में इसके जैसे ऑक्सीजन ऋण विद्युती रहता है और सोडियम प्लस रहता है, तो इसके साथ में एक इसका अटैचमेंट रहता है। तो इसके जुड़ने, इसके अट्रैक्शन के कारण ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। तो विलायक का आयन से जुड़ना विलायकन ऊर्जा कहलाती है, इसके जुड़ने पर मुक्त हुई ऊर्जा। और आयंस क्रिस्टलीय यौगिक जो रहता है उसका आयनों में टूटना, और टूटने पर जो आवश्यक ऊर्जा रहती है उस ऊर्जा को हम लोग चालक ऊर्जा कहते हैं। ये किसी ठोस का द्रव में घुलने की सामर्थ्य को दर्शाता है कि वह घुलेगा या नहीं घुलेगा, दोनों ऊर्जाओं से रिलेटेड। अगर हम लोग चालक ऊर्जा की बात करें कि चालक ऊर्जा का मान यदि अधिक है, चालक ऊर्जा यदि विलायकन ऊर्जा से यदि अधिक मान रखती है, तो ऐसी स्थिति में यह ठोस जो रहता है वह उसके अंदर नहीं घुलेगा, अविलेय रहेगा। अविलेय रहने का कारण ये रहता है कि इस ऊर्जा का मान ज्यादा है, जो उसको बाइंड कर रही है, इस एनर्जी का मान ज्यादा है। इसको तोड़ने के लिए आपको विलायक को ज्यादा ऊर्जा चाहिए, लेकिन विलायक की ऊर्जा कम है, इस वजह से ये घुलता नहीं है। और यदि कभी भी विलायक की ऊर्जा अधिक हो गई है, विलायकन ऊर्जा यदि बढ़ जाती है, तो चालक ऊर्जा जिसको अपन क्रिस्टल एनर्जी कहते हैं, इस ऊर्जा से जब विलायक की ऊर्जा, ये वाली एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इसको आयनों में खींचने की एनर्जी, तो ऐसी स्थिति में ये पदार्थ जो रहता है इसके अंदर विलय हो जाएगा। तो ये विलय से संबंधित इसमें ऊर्जाओं का जो है वह कारण बता रखा है। इसके द्वारा ही हम लोग पता लगा पाएंगे कि दो पदार्थ एक दूसरे के अंदर, ठोस पदार्थ जो रहता है वह द्रव में किस तरह से घुलता है। नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट के नियम, वाष्प दाब और वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, राउल्ट का नियम आगे के लिए पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू।